गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के हम लोग बैठक भी देखे थे कि कौन कौन बैठक में क्या क्या प्रावधान था। संविधान सभा के बारे में हम लोग कुछ पढ़ चुके थे और आगे हम लोग को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो देखे थे संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर को, फिर सेकेंड बैठक 11 दिसंबर को और थर्ड बैठक जो है 13 दिसंबर को हुआ था। और वहीं से जो है संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। हम लोग देखे थे किस प्रकार से उद्देश्य प्रस्ताव जब प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में, वहीं से जो है संविधान का जो है बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो हम लोग अब कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से बी आर अम्बेडकर का चुनाव होता है। बी आर अम्बेडकर किस क्षेत्र से चुने जाते हैं, क्योंकि बी आर अम्बेडकर एक महत्वपूर्ण सदस्य थे संविधान सभा का, ठीक है। ये हम लोग जो है महसूस किए हैं जब संविधान बन गया है उसके पश्चात, ठीक है। हम लोग बी आर अम्बेडकर को जो है संविधान निर्माता भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बी आर अम्बेडकर का क्या भूमिका था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, बी आर अम्बेडकर का जब संविधान सभा में चुनाव हो रहा था, ठीक है, तो सभी प्रांत के जितने भी विधान परिषद थे, तो विधान परिषद से जो है लोगों को चुना जा रहा था विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा। तो ये भी अपना जो है नॉमिनेशन किए, ठीक है, बॉम्बे से। तो हुआ क्या कि बॉम्बे से ये चुनाव हार गए। फर्स्ट टाइम जब ये बॉम्बे से चुनाव लड़ रहे थे, यानी संविधान सभा में आने के लिए जब अपना नॉमिनेशन किए थे, तो उसमें ये चुनाव हार गए थे। तो देखिए, पहली बार यानी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम जो है ये बॉम्बे से चुनाव लड़े, बॉम्बे से, और ये हार गए, ठीक है। बॉम्बे से चुनाव लड़े और ये हार गए। अब क्या हुआ, दूसरी बार जो है ये फिर से चुनाव लड़े और ये बंगाल से चुनाव लड़े, सेकेंड टाइम बंगाल से, ठीक है। यहाँ से ये चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के पश्चात ये संविधान सभा का सदस्य बन गए। अब ये बंगाल का जो क्षेत्र है, उस समय जो था बंगाल था, लेकिन अभी वर्तमान में देखेंगे तो बांग्लादेश आ जाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश क्षेत्र है। तो बांग्लादेश में एक जगह का नाम था जयसूर कुलना, ठीक है। जयसूर कुलना क्षेत्र से जो है बी आर अम्बेडकर जो है पहली बार संविधान सभा में शामिल हुए थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाता है, उसके पश्चात ये जयसूर कुलना जो है पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। अब हुआ क्या, बी आर अम्बेडकर को भारत में रहना है, तो भारत में रहने के पश्चात क्या हुआ, जयसूर कुलना क्षेत्र से उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब हो गया सीट वैकेंट, यानी इनका सीट जो है खाली हो गया संविधान सभा में। लेकिन अब तक जो है संविधान सभा के सदस्य महसूस कर चुके थे कि बी आर अम्बेडकर के बिना जो है हम संविधान का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि इतना शिक्षित व्यक्ति, यानी भारत में इनसे ज़्यादा कोई डिग्री, यानी डिग्री के मामले में अगर देखेंगे इनसे ज़्यादा किसी के पास डिग्री है ही नहीं, ठीक है। इतना एजुकेटेड पर्सन जो थे, तो संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, खासकर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, उनको ये महसूस था, यानी महसूस हो रहा था कि इनके बिना हम संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तब क्या हुआ कि ये जो है बंगाल के जो सदस्य थे उस समय, तो जयसूर कुलना क्षेत्र से, तो ये तो इस्तीफा दे चुके थे। अब जो है ये कांटेक्ट किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बॉम्बे के उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे। देखिए, अभी देश का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जब देश आज़ाद नहीं हुआ था या आज़ादी के समय तक हम बात करते हैं, तो क्या हुआ कि जितने भी प्रांत था वहाँ मुख्यमंत्री ने उसको प्रधानमंत्री बोलते थे। आज़ादी के पश्चात भी देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री होते नहीं थे। तो क्या हुआ कि उस समय बीजी खेर जो है बॉम्बे के मुख्यमंत्री अभी कहते हैं, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री, तो बीजी खेर प्रधानमंत्री थे बॉम्बे के। उनसे कॉन्टैक्ट किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये अपनी जो समस्या है उनके सामने रखें कि हम चाहते हैं कि बी आर अम्बेडकर पुनः जो है संविधान सभा में शामिल हो, ठीक है। तो बीजी खेर कहें ठीक है, देखते हैं। तो हुआ क्या कि बॉम्बे से एक सदस्य थे जिनका नाम था एम आर जयकर। देखिए, थर्ड टाइम इनका जो है चुनाव संविधान सभा में कहाँ से होता है, तो देखिए ये होता है बॉम्बे से। किनके जगह पर, तो एम आर जयकर। देखिए, एम आर जयकर जो थे
वो संविधान सभा के सदस्य थे, कहाँ के, तो बॉम्बे से आए थे। उनके जगह पर उनसे इस्तीफा मांगा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। बीजी खेर ने कहा, बीजी खेर प्रधानमंत्री थे उसमें बॉम्बे के, तो बीजी खेर ने कहा एम.आर. जयकर को आप जो है इस्तीफा दे दीजिए और आपके जगह पर हम चाहते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर जो है संविधान सभा में जाएं और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो एम.आर. जयकर की जगह पर फिर से बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर जो है संविधान सभा में पुनः शामिल हो गए। देखिए इतना जो तामझाम हो रहा था बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा में लाने के लिए, ये वो इसलिए क्योंकि इतना ही एजुकेटेड पर्सन थे और विधि के बारे में जो है इनको इतना नॉलेज था कि संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसको काम आने वाली थी इनकी नॉलेज। ठीक है, कहा भी जाता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि शिक्षा किस शेरनी का दूध है। देखिए बी.आर. अम्बेडकर जो है एक बैकवर्ड फैमिली से आते हैं। ठीक है, इनको ब्राह्मण यानी क्षेत्रीय जो भी है ऊंचे कास्ट के लोग हैं इनको हीन नज़र से देखते थे और पंडित लोग जो ब्राह्मण लोग जो थे इनको शिक्षा नहीं देते थे। यहाँ पर इतना भेदभाव था। ठीक है, और ये जो है भारत छोड़कर विदेश चले गए, वहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण की और एजुकेशन के मामले में जो है बहुत सारी डिग्री जो है ये हासिल की है। ठीक है, हम लोग देख लिए कि बी.आर. अम्बेडकर का जो है संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ, तो पहली बार जो है कहाँ से हार गए थे, बॉम्बे से। क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार जो है चुनाव कहाँ से लड़े थे संविधान सभा के लिए, तो बॉम्बे से। अब पहली बार जो है संविधान सभा में शामिल कहाँ से हुए थे, तो बंगाल से। दूसरी बार कहाँ से हुए, तो बॉम्बे से। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रारूप समिति। ठीक है, तो देखिए प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति आप लोग हेडिंग दे दीजिए प्रारूप समिति। देखिए संविधान जब बन रही थी उसमें बहुत सारी समितियों का गठन किया गया, क्योंकि सब व्यक्ति जो है मिलकर जो है एक साथ मिलकर कोई भी काम नहीं कर सकता, इसलिए क्या होता है काम का बंटवारा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से एक समिति ऐसे मतलब बहुत सारी समितियां बनी थी, 22-23 समितियां बनी थी। उसमें से महत्वपूर्ण समिति हम लोग देखेंगे, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है प्रारूप समिति पूछा जाता है। तो प्रारूप समिति जो है बी.आर. अम्बेडकर से रिलेटेड है, क्योंकि ये उस समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इस समिति को हम यहीं पर पढ़ लेंगे। इसके पश्चात हम महत्वपूर्ण जितनी भी समितियां होती है संविधान सभा में वो सब समिति को हम लोग देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखेंगे। तो प्रारूप समिति हम लोग देखते हैं। देखिए प्रारूप समिति इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी DC, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, प्रारूप समिति का एक और नाम है पांडुलेखन समिति। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति कभी कभी क्वेश्चन जो है मिल जाता है, वहाँ प्रारूप समिति नहीं देकर दिया रहता है पांडुलेखन समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे गठन, प्रारूप समिति का गठन कब होता है। प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947। देखिए 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन होता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या हो गया, गठन हो गया। अब गठन हुआ, गठन होने के पश्चात इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्य थे और संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान सभा के द्वारा इस प्रारूप समिति का जो रिपोर्ट संविधान सभा में पेश किया गया, संविधान सभा ने इसको स्वीकार कब किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 21 फरवरी 1948। ठीक है, 21 फरवरी 1948 को, 21 फरवरी 1948 को जो है प्रारूप समिति को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कुल सदस्य, हम लोग गठन देख लिए, अब हम देखते हैं सदस्य, सदस्य संख्या कितना था प्रारूप समिति में, तो ये 7। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो हम लोग अगला देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं अध्यक्ष, अध्यक्ष तो बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, देखिए अध्यक्ष हो गया बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर के अलावा जो है 6 सदस्य प्रारूप समिति में और थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, तब तक जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप वीडियो को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब लिख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रारूप समिति में जो है कौन कौन सदस्य थे बी.आर. अम्बेडकर के अलावा। ठीक है, चलिए आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा प्रारूप समिति के सदस्य।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रारूप समिति के सदस्य। तो देखिए प्रथम सदस्य तो हम लोग देखेंगे बी आर अम्बेडकर को, पहला सदस्य नंबर 1 बी आर अम्बेडकर, ठीक है, और बगल में लिखिएगा अध्यक्ष, ठीक है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। मोहम्मद सादुल्ला जो थे प्रारूप समिति के एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे, ठीक है। यानी मुस्लिम सदस्य के कहना हुआ कि ये जो आते थे असम क्षेत्र से आते थे, और असम उस समय जो था बंगाल का इलाका था, बंगाल क्षेत्र से ये आते थे, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं के एम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है। कभी कभी इनका जो है फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इनका नाम था कन्हैया लाल, कन्हैया लाल, कन्हैया लाल मणिक लाल, मणिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, ठीक है। तो देखिए के एम मुंशी, के एम मुंशी का पूरा नाम जो होता है कभी कभी पूछ लिया जाता है कि के एम मुंशी तो आप लोग याद कर लेते हैं, लेकिन क्या हुआ कन्हैया लाल कभी कभी दे देता है, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी ऑप्शन में रहता है, और पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसे कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे या संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नंबर 4 गोपाला स्वामी, गोपाला स्वामी आयंगर, आयंगर, गोपाला स्वामी आयंगर, ठीक है। नेक्स्ट ये सदस्य थे गोपाला स्वामी आयंगर, ठीक है। एक थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। अभी तक हम लोग जो है 5 सदस्यों को देख लिए, ठीक है। 2 सदस्य को अब हम देखेंगे जिसमें से एक सदस्य जो है इस्तीफा दे दिए थे अपनी स्वास्थ्य के कारण, और दूसरा जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को जो है प्रारूप समिति में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे बी एल मित्रा, बी एल मित्रा, ठीक है। ये स्वास्थ्य के चलते, यानी स्वास्थ्य इनका सही नहीं था, इसके चलते ये इस्तीफा दे दिए, तो बगल में लिख देते हैं इस्तीफा, इस्तीफा, ठीक है। बी एल मित्रा, बी एल मित्रा जब इस्तीफा देते हैं तो उनके जगह पर एन माधव राव को सदस्य बनाया जाता है, एन माधव राव, एन माधव राव, ठीक है। बी एल मित्रा के जगह पर एन माधव राव को जो है सदस्य बनाया जाता है, ठीक है। एक अगला सदस्य थे डीपी खेतान, 7 नंबर डीपी खेतान, डीपी खेतान, डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पर लिख देते हैं मृत्यु। डीपी खेतान की जब मृत्यु हो जाती है तो इनके जगह पर जो है टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी को जो है सदस्य बनाया जाता है, किसका? तो प्रारूप समिति का, ठीक है। अब देखिए इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे या प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो सभी आपको सातों के सातों याद होना है, ठीक है। तो हम लोग जो है एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रिक ये है कि देखिए अंबेडकर, 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 मुंशी या मित्र ऐसे कर देते हैं, अंबेडकर, मित्र, मुंशी, साथ गए, ठीक है। गए से हो जाएगा गोपाल, साथ गए, साथ गए कृष्णा स्वामी, कृष्णा स्वामी, कृष्णा स्वामी के खेत में, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, अंबेडकर, मित्र,
मुंशी साथ गए, अंबेडकर मित्र मुंशी साथ गए कृष्ण स्वामी के खेत में। ठीक है, ये हम जो है ट्रिक के माध्यम से इसको हम याद करने वाले हैं। तो देखिए पहला सदस्य कौन हो गया, बी आर अम्बेडकर, दूसरा बी एल मित्रा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी एल मित्रा। अगला हम देखेंगे मुंशी, मुंशी से आ गया के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। साथ से हो गया सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, साथ से हो गया सादुल्ला। गैस हो गया गोपाला स्वामी आयंगर। देखिए जब तक नाम याद नहीं रहेगा तब तक ट्रिक याद करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पहले नाम पढ़िए 4 बार 5 बार नाम को पढ़ना है, उसके बाद ये ट्रिक को याद रखना है। ठीक है, अंबेडकर मित्र मुंशी, अंबेडकर मित्र मुंशी साथ गए कृष्ण स्वामी के खेत में। ठीक है, तो गए से क्या हो गया, गोपाल स्वामी आयंगर, गए से गोपाल स्वामी आयंगर। उसके बाद कृष्ण स्वामी यानी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो कृष्ण स्वामी से याद रखना है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद खेत से याद रखना है डीपी खेतान, खेतान से खेत याद रख लेना है। तो ये हो गया आपका ट्रिक। ठीक है, आप इसको ऐसे घेर लीजिए और इसको याद रखना है किस प्रकार से जो है हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से जो है जितने भी प्रारूप समिति के सदस्य थे सभी को हम लोग याद किए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस प्रकार से प्रारूप समिति के सदस्यों मिलकर प्रारूप पर चर्चा करते हैं और क्या क्या प्रावधान होना चाहिए। देखिए प्रारूप समिति का मुख्य काम क्या था कि देखिए जब किसी चीज़ का हम निर्माण करते हैं, जैसे घर अगर बनता है तो घर बनता है तो पहले हम लोग पिलर देते हैं। ठीक है, पिलर देने के बाद फिर हम धीरे धीरे दीवार देते हैं, एक स्ट्रक्चर समझ में आता है कि किस प्रकार से घर बनने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार से संविधान का प्रारूप कैसा होगा, यानी किस प्रकार से संविधान बनाया जाएगा। कह सकते हैं कि शरीर का एक कंकाल तंत्र है, यानी संविधान का एक कंकाल तंत्र का काम करेगा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ही बताएगा कि संविधान का क्या प्रारूप होगा, किस प्रकार से संविधान बनेगा। ठीक है, लेकिन एक उद्देश्य प्रस्ताव जब हम देखे थे, जब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव जब संविधान में पेश किया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या था। कहने का मतलब यह है, उद्देश्य प्रस्ताव ये उद्देश्य बताता था कि संविधान का क्या उद्देश्य होगा, संविधान हम क्यों बना रहे हैं, क्या उद्देश्य होनी चाहिए। वही आज हमको जो है प्रस्तावना में देखने मिलता है। यानी प्रस्तावना जो है शॉर्ट में जो है, यानी कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है इस संविधान जितना बड़ा है हमारा, उस संविधान का एक शॉर्ट नोट्स है। यानी शॉर्ट में संविधान को व्याख्या करता है कौन, प्रारूप जो प्रस्तावना है हमारा, प्रस्तावना यानी शॉर्ट में जो है हमारे संविधान को व्याख्या करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रारूप समिति का जो है चर्चा जो चला तो कितने दिन चला, इसमें जो है कितने अनुच्छेद थे, ये सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखिए प्रारूप समिति का जो भी सदस्य था प्रारूप पर चर्चा किया गया। ठीक है, अब बात ये बनती है कि प्रारूप समिति को बनाया किसने था। ठीक है, तो प्रारूप समिति को बनाया किसने था, तो देखिए प्रारूप जो तैयार किया गया है, प्रारूप वो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। ठीक है, बी एन राव के द्वारा जो है इसका प्रारूप तैयार किया गया था। बी एन राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने ही जो है संविधान के जो भी प्रारूप है वो प्रारूप तैयार किए थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि संविधान जो प्रारूप है, संविधान सभा का प्रारूप जो है, प्रारूप पर कितनी चर्चा हुई, कितने दिन चर्चा हुई, तो देखते हैं विचार विमर्श यानी संविधान के प्रारूप पर जो है विचार विमर्श कितने दिनों तक चला। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 114 दिन। ठीक है, संविधान के प्रारूप पर 114 दिन जो है ये बहस चला, बहस मतलब विचार विमर्श चला, 114 दिन पर इस पर विचार किया गया। ठीक है कि देखिए प्रारूप समिति का विचार विमर्श जो हुआ है वो 114 दिन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कितनी अनुच्छेद था इसमें, अनुच्छेद यानी प्रारूप समिति में कितना अनुच्छेद था, तो याद रखना है 243। ठीक है, बिहार के लोगों को जो है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि बिहार विधानसभा में 243 सीट है। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि प्रारूप समिति में कितना अनुच्छेद था, तो 243। अनुसूची कितना था, अनुसूची 13 अनुसूची था। ठीक है, देखिए 3 यहाँ कॉमन है, 3 तो ये याद रख लेना है कि 243 अनुच्छेद था प्रारूप समिति में, 243 अनुच्छेद एवं
13 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट प्रावधान जो था प्रारूप समिति में, वो हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी संविधान का जब बन रहा था संविधान, तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है निकल के सामने आती है, जो बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो है प्रारूप के बारे में हम देख लिए, कितना सदस्य थे, प्रारूप का अनुच्छेद क्या था, अनुसूची क्या था, कितने दिन विचार विमर्श हुआ, प्रारूप को बनाया किसने था, अध्यक्ष कौन था, ठीक है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो प्रारूप समिति से बाहर निकल कर अब हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। यानी हमारी जो संविधान जो है उनसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, जो संविधान सभा से जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ निकल के आती है, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई, ठीक है। कुल बैठक, तो देखिए संविधान सभा की कुल बैठक जो हुई वो 12 हुई, ठीक है। संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या 12 थी। अब देखिए कोई जो है 11 बोलता है, कोई बोलता है 12, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है 11 जानते हैं कि संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हम ऐसा क्यों लिखे हैं 11+1 इसलिए लिखे हैं कि बहुत सारे लोग जो है लास्ट वाले जो बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950, संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था, यानी लास्ट में सबसे अंतिम में बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। देखिए संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। लेकिन जो है अंतिम बैठक बुलाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इसको जब हम जोड़ देते हैं, लास्ट बैठक को हम जो इसमें ऐड कर देते हैं, तब हमारे पास हो जाता है कुल 12 बैठक। तो संविधान को बनाने के लिए जो है कुल 12 यानी 12 बैठकों की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। महिलाएं तो महिलाओं की संख्या जो था वो 15 था, ठीक है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कुल 15 था, लेकिन हमको सभी महिला की मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, उतना पूछता नहीं है क्वेश्चन। सिर्फ हमको ये पूछा जाता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी, उसका नाम बता दीजिए, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे इसके पास साथ। अब देखिए कि संविधान सभा में जो है मुस्लिम महिला की संख्या पूछता है, तो एक था, उसका नाम बेगम अयाज रसूल। तो देखिए एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल, ठीक है। इनका निर्वाचन जो हुआ था वो असम क्षेत्र से हुआ था। तो महिला एकमात्र कौन थी? बेगम अयाज रसूल। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा में बार बार पूछा जाता है कितने एसटी सदस्य थे और कितने एससी सदस्य थे। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं, देखिए एससी यहाँ पे लिखेंगे एसटी, ठीक है। तो देखिए एस कॉमन है, सी और टी दोनों डिफरेंट। इंग्लिश में जब देखेंगे तो सी का होता है 3 नंबर और टी का होता है 20 नंबर। तो सी से ज़्यादा कौन हो गया? टी हो गया। इसलिए दोनों हमेशा कन्फ्यूजन होते रहता है किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है। यानी एससी का ज़्यादा था संविधान सभा में या एसटी का ज़्यादा था, ये हम लोग को बार बार कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। तो देखिए संविधान सभा में एससी का 26 सदस्य था और एसटी का 33 सदस्य था, ठीक है। 33 सदस्य था। तो याद कैसे रखेंगे? तो एससी पहले आएगा। देखिए एस 19, एस क्या होता है? 19 होता है। तो एस दोनों में कॉमन है, लेकिन सी होता है 3 और टी होता है 20। तो सी कम है और टी ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए क्या होगा? एससी सदस्यों की संख्या 26 और एसटी सदस्यों की संख्या 33। अब एससी को क्या कहते हैं? तो एससी को बोलते हैं अनुसूचित जाति, ठीक है। और एसटी को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो 33 थी। और अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी? तो 26 थी, ठीक है। आप लोग ये याद रख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है
बिहार के स्टूडेंट हैं, क्योंकि देखिए हम जो पढ़ाते हैं वो बिहार से पढ़ाते हैं, तो बिहार से हम पढ़ाते हैं तो बिहार के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कि बिहार से संविधान सभा में कितने सदस्य थे। ठीक है, तो बिहार से संविधान सभा में 36 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। बनाने में समय, ठीक है, बनाने में समय जो लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, संविधान को बनाने में जो है कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया संविधान को बनाने में कितना समय लगा। अब देखते हैं संविधान को बनाने में कुल कितना खर्च आया। तो खर्च जो है लगभग 64 लाख, लगभग 64 लाख। ठीक है, संविधान को बनाने में जो है लगभग 64 लाख रुपया खर्च आया था। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा कम है 64 लाख से। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे संविधान की महत्वपूर्ण समितियां। ठीक है, महत्वपूर्ण समितियां, यहीं पर हेडिंग दे दीजिए, महत्वपूर्ण समितियां, महत्वपूर्ण समितियां। ठीक है, यानी संविधान जब बन रहा था तो बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। तो उसमें से देखेंगे कि महत्वपूर्ण कौन कौन समिति है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए राजेंद्र प्रसाद की 2-3 समितियां हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रक्रिया समिति पहला उनका हो गया, प्रक्रिया समिति। अगला हो गया संचालन समिति, संचालन, एक हो गया प्रक्रिया समिति, दूसरा हो गया संचालन समिति, तीसरा हो गया वित्त एवं स्टाफ समिति, वित्त एवं स्टाफ। ठीक है, देखिए प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, और एक होता है राष्ट्रीय ध्वज समिति। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज समिति। तो यहां पर हम लोग 4 नंबर लिख लेते हैं, राष्ट्रीय ध्वज समिति, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, ये सभी किनका था, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए प्रक्रिया समिति यानी किस प्रकार से संविधान जो है बनने की जो प्रक्रिया होती है, क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, संचालन मतलब क्या होगा, अध्यक्ष, यानी किस प्रकार से संचालन होगा संविधान सभा का, तो ये कौन देखते थे, राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ यानी वित्त किस विभाग को कितना आवंटित करना है, उनको भी देखना काम था। आगे देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज समिति, यानी राष्ट्रीय ध्वज समिति के बारे में जो है उनकी भी अध्यक्षता किसको दी गई थी, राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो ये हम लोग 4 देख लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, तब तक के लिए जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। आप लोग 5 नंबर जो है लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 4 हो गया था, 5 नंबर। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा कौन कौन समितियां महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो हम लोग जवाहरलाल नेहरू को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सरदार पटेल का, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनसे ज़्यादा संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए JL नेहरू के 2 थे, एक था कि केंद्रीय यानी केंद्र के बारे में जो भी संविधान बनेगा, ठीक है, यानी संघीय संविधान के बारे में, और एक था राज्यों के मामला। ठीक है, राज्यों के मामला हो गया और संघीय संविधान के बारे में। ठीक है, 2 समिति महत्वपूर्ण है, संघीय संविधान। ठीक है, दूसरा था राज्यों से संबंधित,
ये दोनों समिति के प्रमुख थे JL नेहरू। ठीक है, तो दो समिति के अध्यक्ष यानी दो समिति के प्रमुख कौन हो गए, तो जवाहरलाल नेहरू हो गए। अब हम देखते हैं प्रारूप समिति। देखिए आइए हम तुरंत देखें प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के बारे में अभी हम लोग डिटेल से देखें, कितना सदस्य था, अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप किसने बनाया था, कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियां, सब अभी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके आगे कौन कौन समितियां जो है महत्वपूर्ण है। एक था समिति अनुसूचित जो हम लोग का जो अभी मूल अधिकार मिला हुआ है, तो मूल अधिकार से संबंधित और अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित जो समितियां थी, देखिए मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों से संबंधित जो मामला था, इनके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। मूल अधिकार से संबंधित जो भी समिति बनी थी और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो भी समिति बनी थी, ठीक है, ये समिति है, आगे उप समिति भी बताएंगे। ठीक है, तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति थे उसके अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, तो सरदार पटेल को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सरदार पटेल को और कौन सी विभाग मिला था। एक विभाग और महत्वपूर्ण है जो राज्य के बारे में बताया गया है। देखिए एक था जवाहरलाल नेहरू के राज्यों के बारे में और एक इनका भी था, तो राज्यों से संबंधित। ठीक है, राज्य के वो थे संविधान निर्माण करने के लिए। ठीक है, वो संविधान और राज्य के अधिकार के बारे में, यानी राज्य को क्या अधिकार मिलना चाहिए उसको जो है देखने का काम कौन करते थे, सरदार पटेल करते थे। ठीक है, अब जो है मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए 2 उप समितियां बनाई गई थी। ठीक है, तो दोनों उप समिति को हम लोग देखते हैं। तो देखिए मूल अधिकार से संबंधित जो भी उप समिति था उसके अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GV मावलंकर। ठीक है, तो ये थे जो मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अल्पसंख्यक के लिए जो उप समिति बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी। अगला हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकारों के उप समिति मौलिक अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो GV मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, ये थे मौलिक अधिकारों के उप समिति। देखिए समिति का अध्यक्ष कौन हो गया, सरदार पटेल। ठीक है, और उप समिति बनाया गया था। ये समिति क्यों बनाया गया था, ताकि ये जो है मूल अधिकार भारत में किस प्रकार से लोगों को मूल अधिकार दिया जाएगा इसके बारे में जो है ये सहायता करते थे। जी मावलंकर की जो उप समिति थी ये सहायता करते थे सरदार पटेल को कि आप ये प्रावधान जो है भारत के संविधान में रख सकते हैं जिससे जो है मौलिक अधिकार लोगों को जो है अच्छी तरीके से मिल पाए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के उप समिति। अल्पसंख्यकों के उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी थे। HC मुखर्जी को जो है अल्पसंख्यकों के मूल अधिकार के जो है उप समिति, अल्पसंख्यकों के अधिकार के जो उप समिति बनाया गया था, अल्पसंख्यकों के अधिकार के उप समिति, उनके अध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से
जब 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ तब जो है संविधान सभा का विघटन हो जाता है, यानी कुछ जो है व्यक्ति चल जाते हैं पाकिस्तान में और कुछ व्यक्ति चलाते हैं भारत में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखे थे किस प्रकार से प्रारूप समिति का गठन होता है, प्रारूप समिति में कितने कितने सदस्य थे, और उसके पश्चात हम लोग देखें कि महत्वपूर्ण समितियां जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, झंडा समिति, तो झंडा समिति के कौन से अध्यक्ष, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद संघीय संविधान और राज्यों से संबंधित संविधान जो है वो बनाने के काम कौन करते थे, तो जवाहरलाल नेहरू की समिति करते थे। प्रारूप समिति तो बी आर अम्बेडकर। मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के जो समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। ठीक है, राज्यों से संबंधित मामला देखेंगे तो सरदार पटेल। ठीक है, मौलिक अधिकार के लिए उप समिति बनाया गया था जीवी मावलंकर को। अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए उप समिति बनाया गया था एच.सी. मुखर्जी को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार से भारतीय संविधान का विभाजन होता है और भारतीय संविधान सभा का विभाजन होता है, और कुछ संविधान सभा के सदस्य जो है पाकिस्तान चले जाते हैं और कुछ भारत में चलाते हैं। ठीक है, तब हम लोग इसके बाद देखते हैं। आप लोग हेडिंग दे दीजिए संविधान सभा का पुनर्गठन। संविधान सभा का पुनर्गठन देखिए, संविधान सभा का पुनर्गठन संविधान सभा का पुनर्गठन। संविधान सभा का पुनर्गठन फाइनली हुआ कब, देखिए देश का बंटवारा तो 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन क्या हुआ कि तुरंत जो है संविधान सभा का जो है गठन फिर से नहीं हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, तो 31 अक्टूबर देखिए 31 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947 को 31 अक्टूबर 1947 को जो है संविधान सभा का फाइनली जो है विघटन हो गया और दो भागों में संविधान सभा बट गई, एक पाकिस्तान के लिए एक भारत के लिए। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या कि पाकिस्तान में जो है कुल 90 सदस्य कहाँ चल गए, पाकिस्तान में। ठीक है, 90 सदस्य कहाँ चल गए, पाकिस्तान में चल गए, और जो भी बाकी सदस्य बच गया वो भारत में। अब देखिए कुल सदस्य की संख्या संविधान में था कितना, 389 था, जिसमें से 90 सदस्य चल गए पाकिस्तान। 90 सदस्य कहाँ चल गए, पाकिस्तान चल गए। उसके पश्चात कितना बचा, 299। ठीक है, 299 सदस्य जो है संविधान सभा के पुनर्गठन के पश्चात जो है 299 सदस्य बच गए भारत में। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था तो भारत के संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बच गए थे, तो 299 सदस्य। अब इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने देशी रियासत के सदस्य थे और कितने सदस्य जो है प्रांत से चुने गए थे। ठीक है, तो देखिए 229 सदस्य जो है प्रांतों से थे, 229 सदस्य कहाँ से थे, प्रांतों से थे, और 70 सदस्य, अब इसमें से माइनस करके आप लोग देख सकते हैं 299 माइनस 229, तो ये हो गया देशी रियासत। देशी रियासत से कितने सदस्य, तो 70 सदस्य। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के तौर पर ये इसको आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मानकर और स्टार लगा लीजिए। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान जब पुनर्गठन हुआ था संविधान सभा का तो कितने सदस्य पाकिस्तान चल गए, तो 90 सदस्य। तो भारत में कितने बच गए, 299 सदस्य, और उसमें से प्रांतों से कितने सदस्य बच गए, तो 229, और देशी रियासत से 70 सदस्य बच गए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का फाइनली जो अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रावधान था। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि संविधान बन के कब तैयार हो गया। तो देखिए संविधान जो है बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को जो है संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया उस दिन। क्यों नहीं लागू किया गया, तो देखिए क्या हुआ कि 30 जनवरी 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर, ठीक है, रावी नदी के तट पर जो है लाहौर अधिवेशन में 15 अगस्त अभी हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, लेकिन भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है 30 जनवरी
1929 को मनाया गया था, ठीक है, 30 जनवरी 1930 को, क्योंकि निर्णय लिया गया लेकिन जो है अर्धरात्रि हो गया था, तो जनवरी हम लोग कह देंगे, तो 29 जनवरी जो है 1930 को। 1929 में अधिवेशन हुआ, लेकिन 30 में हम लोग मनाना प्रारंभ किए थे, ठीक है। तो जो है 30 जनवरी, देखिए 30 जनवरी 1929, 30 जनवरी जो था, ठीक है, सॉरी 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930, ये जो है, ये जो डेट है बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो है जवाहरलाल नेहरू के कहने पर पूरा देश जो है पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है। और उस दिन से जो है हम लोग 26 जनवरी को हम लोग क्या मना रहे थे? स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। अब लोगों को अभ्यस्त हो चुके थे लोग कि अब जो है हमारा जो देश है 26 जनवरी को ही आज़ाद हो गया, और कब आज़ाद हुआ? 1930 में ही हो गया। हम लोग प्रत्येक साल जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे 26 जनवरी को। तो संविधान निर्मात्री सभा ने ये सोचा कि क्यों ना इस डेट को जो है भारत के इतिहास में शामिल ही कर दिया जाए हमेशा के लिए, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बन ही गया है, नवंबर का मंथ चल रहा है, 2 महीना में जनवरी आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो वेट कर लिए और 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू कर दिया, और इसको बोला गया गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, ठीक है। जब आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत गणतंत्र कब हुआ था, भारत गणतंत्र कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है? तो गणतंत्र का मीनिंग ये होता है किसी भी देश के राष्ट्र अध्यक्ष, यानी जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति, अगर किसी भी देश के राष्ट्र अध्यक्ष का निर्वाचन हो, ठीक है, यानी लोगों के द्वारा जो है वोट देकर चुना जाए, उस देश को हम लोग बोलते हैं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, यानी उस देश जो है वह देश जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अधीन आता है, यानी गणतंत्र है। तो भारत जो है एक बहुत बड़ा गणतंत्र है पूरी दुनिया का, ठीक है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है हम लोग डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से करते हैं, ठीक है। तो भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ, और इसी दिन हमारा संविधान जो है लागू हो गया था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ। अब हम लोग देखेंगे अंतिम बैठक में क्या क्या हुआ, ठीक है, किस प्रकार से राष्ट्रपति को चुना गया, किस प्रकार से लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए, कितने लोग हस्ताक्षर किए, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग हेडिंग दे दीजिए, अंतिम बैठक, संविधान सभा का अंतिम बैठक, अंतिम बैठक, ठीक है। पुनर्गठन से संबंधित क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग बिल्कुल बना दीजिएगा, ऐसा महसूस कर रहे हैं हम, क्योंकि देखिए कि पुनर्गठन के पश्चात जो है ना कितना सीट बचा भारत में, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वो भी देशी रियासत से कभी पूछ लिया जाता है, या कभी पूछ लिया जाता है प्रांत से कितना सदस्य थे, ठीक है। और पाकिस्तान वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछता है कि पाकिस्तान जो है कितने सदस्य चले गए थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अंतिम बैठक, अंतिम बैठक, अंतिम बैठक संविधान सभा का कब हुआ? 24 जनवरी 1950, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक बुलाया गया, ठीक है। और उस दिन जब बुलाया गया तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया संविधान पर? तो 284। देखिए हस्ताक्षर, हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया? 284 सदस्य, 284 सदस्य। देखिए कुछ लोग एब्सेंट थे, कुल सदस्य कितना थे? 299 सदस्य थे, जिसमें से 284 सदस्य ने जो है सिग्नेचर किया था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 24 जनवरी 1950 को जब संविधान का अंतिम बैठक हुआ तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो आप लोग माइनस करके देख लीजिए, 15 सदस्य। देखिए 84 6 90 और 9 6 15, यानी 15 सदस्य जो थे एब्सेंट थे, उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया। हो सकता है किसी कारणवश जो है उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन बाद में अपना सिग्नेचर कर दिए होंगे। तो 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किया था। लेकिन इसमें से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान पर जो है 24 जनवरी 1950 में जब अंतिम बैठक बुलाया गया था, उसमें कितनी महिलाओं ने सिग्नेचर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 महिलाएं, 8 महिलाएं,
ठीक है। जब 8 को इसमें से हम निकाल देते हैं तो देखिए 276 जो है ये क्या बच गए, तो पुरुष बच गए, और 8 जो है महिलाएं बच गए। अब देखो क्या हुआ कि पहले जब हम बताए थे, जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो ये क्वेश्चन पूछे थे, बताए भी थे कि संविधान सभा का जब गठन हो रहा था तो प्रथम बैठक आप लोग ईयरफोन लगा कर अगर सुन रहे हैं तो खुद से बोलिए, ठीक है, खुद से बोलिए कि संविधान सभा की जब गठन हुआ था, जब प्रथम बैठक बुलाया गया था, कितने सदस्य उपस्थित थे, उनमें से कितनी महिलाएं थे, ठीक है, बोलिए आप लोग। तो देखिए संविधान सभा की जब प्रथम बैठक बुलाया गया था उसमें 207 सदस्य उपस्थित थे, ठीक है, जिसमें से केवल 9 महिलाएं थी, 9 महिलाएं सदस्य उपस्थित थी। देखिए कुल महिला सदस्य कितना था संविधान सभा में, 15, ठीक है, 15, उसमें से कुछ महिलाएं चली गई होगी पाकिस्तान के सभा में, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब संविधान सभा का प्रथम बैठक बुलाया गया था, ठीक है, उसमें से 9 सदस्य उपस्थित थे, लेकिन जब अंतिम बैठक बुलाया उसमें से 8 सदस्यों, यानी महिला जितनी सदस्य थी उनमें से 8 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था और बाकी पुरुष थे, ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, कि संविधान पर सबसे पहले सिग्नेचर किसने किया, संविधान पर सबसे पहले सिग्नेचर किसने किया, ठीक है। उसमें भारत को लीड कर रहे थे JL नेहरू, तो JL नेहरू का पहला सिग्नेचर आया, फर्स्ट सिग्नेचर किसने किया था, तो JL नेहरू, यानी 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किया था संविधान पर, तो उसमें से सबसे पहला सिग्नेचर किनका था, तो जवाहरलाल नेहरू का, और सबसे लास्ट में किसने किया था, यानी अंतिम सिग्नेचर किसने किया था, तो अपने जो राष्ट्रपति उसमें निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इस दिन क्या हुआ, ये तो सिग्नेचर की बात हो गई, पहले किसने किया बाद में किसने किया। अब इसके पश्चात क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में जितने भी सदस्य उपस्थित थे सभी ने मिलकर जो है इनको राष्ट्रपति निर्वाचित किया। देखिए यानी क्या कहा गया लोगों से कि कौन कौन जो है राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला हाथ जो है कौन उठाएं, तो राजेंद्र प्रसाद, फॉर्म भरे, इनके विपक्ष में कोई फॉर्म ही नहीं भरा, ठीक है, तो निर्विरोध इनको जो है चुन लिया गया। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद का जब पहली बार जब राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए थे तो निर्वाचित हुए थे या मनोनीत हुए थे, तो निर्वाचित हुए थे, मनोनीत नहीं, ठीक है, इनका क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था। यहाँ पर साइड में हम लिख सकते हैं निर्वाचन, ठीक है, तो इनका क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था। अब हम आगे देखते हैं कि ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे कब, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जो है राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर जो है निर्वाचित हो गए थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हम लोग देख लिए कि संविधान जो है किस प्रकार से संविधान बना, किस प्रकार से संविधान लागू हुआ, संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ, संविधान बनकर कब तैयार हुआ। देखिए संविधान जब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिन जो है, इस दिन कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। पूरी संविधान जितना भी बना हुआ था सबको लागू नहीं किया, लेकिन कुछ जो है अनुच्छेद यानी कुछ भाग को जो है लागू कर दिया गया। तो इसमें से कितना अनुच्छेद को लागू किया गया, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कुल 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था, ठीक है। 16 तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन ये क्या मतलब हुआ 15 + 1 16, क्योंकि देखिए जितना भी आप किताब पढ़िएगा और कहीं भी पढ़िएगा आपको यही बताया जाएगा कि संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस दिन जो है 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था, ठीक है। कोई नहीं बताएगा आपको कि उस दिन 16 अनुच्छेद लागू किया गया था, लेकिन हम बताएंगे आपको कि 16 अनुच्छेद लागू किया गया था। कैसे लागू किया गया था, तो एक अनुच्छेद था 394 अनुच्छेद में लिखा गया था कि आज जो है
15 अनुच्छेद को लागू किया जा रहा है, और कौन कौन अनुच्छेद था वो भी लिखा हुआ था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 394 जो अनुच्छेद था उसमें ये सब लिखा गया था कि कौन कौन अनुच्छेद जो है आज लागू हो रहा है। ठीक है, ये सब किस में प्रावधान था? तो 394, क्योंकि 394 भी लागू हुआ था उस दिन, तो इसलिए जो है इसको हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट अनुच्छेद यही था। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखें 15 + 1 16 हो गया। तो कुल 16 अनुच्छेद को किस दिन लागू किया गया था? जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ उसी दिन लागू किया गया था। ठीक है, अब जब संविधान पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूरी तरह से लागू हो गया, तो उस समय जो है कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था, कितनी अनुसूचियां थी, ठीक है, कितना भाग था। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, कितनी अनुच्छेद को लागू किया गया था, कितने भाग थे। ठीक है, तो देखिए मूल संविधान में जो था 22 भाग था, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूची, 8 अनुसूची। ये आपको याद रखना है कि संविधान जब फाइनली लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, तो 22 भाग को लागू किया गया था, 395 अनुच्छेद को और 8 अनुसूची। वर्तमान में देखेंगे तो 4 अनुसूची जो है बढ़ गई है, यानी वर्तमान में कितना हो गया है? 12 अनुसूची हो गया। आइए हम लोग जब चलेंगे तो हम अनुसूची को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अभी भी वर्तमान में जब देखेंगे जो काउंटिंग होता है ना 1 2 3 4, वो 395 ही है अभी वर्तमान में। जब देखेंगे तो काउंटिंग जो नंबर है ना, जो अनुच्छेद का नंबर है वो 395 है, लेकिन जो हो गया जैसे कि बोलते हैं कि 1 का क, 2 का घ, ये सब जो आर्टिकल हो गया, सब आर्टिकल जो हो गया उस सब को हम जोड़ेंगे तो 450 क्रॉस हो गया, 465 प्लस हो गया है। ठीक है, और भाग में भी देखेंगे तो भाग में भी जैसे होता है 4 का क, ठीक है, तो भाग में भी क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया है, 9 का क, ये सब जो है बढ़ गया है। तो अगर काउंटिंग भी देखेंगे तो 22 भाग है, लेकिन अगर सब काउंटिंग को हम लोग जब देख लेते हैं तो ये 25 हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछ लिया जाता है कि संविधान में, वर्तमान के संविधान में कितने भाग हैं, तो आंसर कभी कभी 25 दे देता है। ठीक है, तो 25 किस आधार पर देता है? तो ये सब नंबर को भी काउंट कर लिया जाता है, क ख जो हुआ उसको भी काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, या इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ वक्तव्य जो है कुछ लोगों के द्वारा संविधान के बारे में बोला गया है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने बोला था कि संविधान जो है एक जाति की संस्था, एक जाति की संस्था है संविधान। कौन संविधान? तो भारत का जो संविधान सभा है वो एक जाति की संस्था है। ठीक है, और एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन ने बोले थे कि जो भारत का संविधान सभा है ना वो हिंदुओं की संस्था है। ठीक है, तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा था। ठीक है, और भारत के संविधान सभा को एक जाति की संस्था किसने कहा था? तो दोनों का याद करना है आपको, सर जॉन साइमन और विंस्टन चर्चिल। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले ये दोनों प्रावधान लिख लेते हैं हम लोग। देखिए संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा था? तो सर जॉन साइमन। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा था? सर जॉन साइमन ने कहा था। ठीक है, और एक जाति की संस्था, संविधान सभा को एक जाति की संस्था किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल।
विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, अब याद करिए जब हम संविधान सभा का जब गठन कर रहे थे, जब प्रथम बैठक बुलाया गया था, तो प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग और कुछ देशी रियासत जितने भी थे वो सब बहिष्कार कर दिए और नहीं आए थे। तो तंज कसते हुए जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक को ही विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था कि हम एक ऐसी शादी में शामिल हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी दुल्हन गायब है, यानी शादी में दूल्हा तो है लेकिन दुल्हन गायब है, वो विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। अब विंस्टन चर्चिल एक चीज़ और कहा था कि यह जो है संविधान सभा एक जाति की संस्था है, और सर जॉन साइमन ने कहा था कि यह हिंदुओं की संस्था है। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक व्यक्ति है ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि जो भारत के संविधान सभा के बारे में कहा था कि कांग्रेस ही संविधान सभा है। देखिए संविधान सभा, कांग्रेस ही संविधान सभा है, या संविधान सभा, संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ठीक है, संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। कभी कभी ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था, तो ये बहुत फेमस इतिहासकार हैं ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने ही कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण वक्तव्य है किनका, तो ग्रैनविल ऑस्टिन का है, ग्रैनविल ऑस्टिन का है, ये आप लोग नोट कर लिए। तीन वक्तव्य जो है संविधान सभा के बारे में बोला गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ ये था, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अब बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता ये चीज़, क्योंकि देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि बार बार पूछा नहीं जाता लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हुआ क्या, जब 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया तो क्या हुआ कि एक स्वतंत्रता अधिनियम आया था। जब अभी पिछले वीडियो हम लोग देखे थे कि जब भारतीय संविधान का जब संवैधानिक विकास देख रहे थे उसमें 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम देखे थे। उसमें ये प्रावधान किया गया था कि जब तक दोनों देशों का संविधान नहीं बन जाता है तब तक जो है भारत का जो संविधान सभा है वो भारत की संसद के रूप में कार्य करेगी और पाकिस्तान की जो संविधान सभा है वो पाकिस्तान की संसद के रूप में कार्य करेगी, ये प्रावधान था। तो हुआ क्या कि भारतीय संविधान का अब दो कार्य हो गया। एक कार्य क्या हो गया, 15 अगस्त 1947 के पश्चात की हम बात कर रहे हैं, दो कार्य हो गया। उससे पहले एक ही कार्य था, सिर्फ संविधान का निर्माण करना, लेकिन इसके पश्चात क्या हुआ, दो कार्य हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं संविधान सभा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब लिखते हैं संविधान सभा के बारे में, क्योंकि संविधान सभा का दो कार्य था, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखिए संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा के दो कार्य थे। एक कार्य था संविधान निर्माण करना, दूसरा कार्य था संसद के रूप में कार्य करना, संसद के रूप में कार्य करना। अब होता क्या था कि जब संविधान का निर्माण होता था, संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण होता था तब उसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जब संविधान जो है संविधान सभा संविधान का निर्माण करती थी उसमें इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता था। लेकिन जब जो है ये संसद के रूप में कार्य करती थी, संसद के रूप में, तब इसकी अध्यक्षता जो है जीवी मावलंकर करते थे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। जब क्या हुआ कि भारत में पहली बार चुनाव होता है 1951-52 में, जब चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जो है पहली बार लोकसभा का गठन हुआ। ठीक है, उसके पश्चात राज्यसभा का भी हुआ, राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ और स्टेट का भी चुनाव हुआ। तो क्या हुआ कि गणेश वासुदेव भारत के जो लोकसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, क्योंकि संसद के रूप में जब संविधान सभा कार्य करती थी तो उनकी अध्यक्षता कौन करते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि 26 नवंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है भारतीय संविधान की दृष्टि से, क्योंकि इसी दिन जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो एक व्यक्ति हैं वो राजस्थान से आते हैं,
ML सिंघवी, ठीक है, ML सिंघवी, ML सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी, ठीक है। लक्ष्मीमल सिंघवी का कहना था, लक्ष्मीमल सिंघवी का कहना था कि जो भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को, उसे जो है विधि दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इनके ही प्रयास से, यानी लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रयास से ही जो है 26 नवंबर को जो है कि विधि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय जो है लिया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको प्रयास करना पड़ा इसके लिए, ठीक है। उसके पश्चात क्या हुआ कि 2015 में देखिए ये हो गया 26 नवंबर विधि दिवस, विधि दिवस, ठीक है। विधि दिवस जो है कब मनाया गया? 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस। लेकिन क्या हुआ कि जब BR अम्बेडकर की 2015 में 125वीं जयंती थी, 125वीं जयंती, 125वीं जयंती किनकी? BR अम्बेडकर की। कब? 2015 में, 2015 में। अभी अप्रैल का मार्च हो गया, तो अप्रैल में क्या होता है कि अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल में क्या होगा कि 14 अप्रैल को जो है BR अम्बेडकर की पुनः जयंती आने वाली है। तो ये हम बात कर रहे हैं 125वीं जयंती कब? 2015 में। 2015 में जब 125वीं जयंती मनाई गई BR अम्बेडकर की, तो उसमें निर्णय लिया गया कि अब जो है 26 जो नवंबर है उसको विधि दिवस के नहीं, अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए। तो अब जो हो गया 26 नवंबर, वो हो गया संविधान दिवस, संविधान दिवस। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि किसके प्रयासों से जो है 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा जो है किया गया था, ठीक है। क्योंकि ये जो है सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारा चक्कर लगाए थे, एक बार में हो नहीं गया था, बहुत ज़्यादा ये प्रयास किए थे, ठीक है, तब जाकर ही जो है विधि दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। तो भारत में जो है पहली बार विधि दिवस कब मनाया गया था? तो 1979 में, ठीक है, 1979 में। इस समय जो था देश में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो है सरकार था, और पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार जो है भारत में बनी थी, जनता पार्टी की सरकार थी। 1979 में पहली बार जो है विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया गया था, ठीक है। अभी वर्तमान में हमको जो है संविधान दिवस के रूप में देखने को मिलता है। कब से? तो 2015 से पहले इसको विधि दिवस बोलते थे, अब हम इसको संविधान दिवस बोलते हैं, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि भारत का संविधान अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, लागू भी हो गया, पूरी तरह से हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। अब हम लोग देखेंगे कि देखिए भारत का जब संविधान बन रहा था तो लगभग 60 देशों के संविधान को निचोड़ा गया, ठीक है। हम लोग जो है 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन किए, उसके पश्चात अपना संविधान बनाया है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और सबसे अच्छा संविधान माना जाता है, ठीक है। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो बच्चे लोग का जो है डाउट रहता है और क्वेश्चन भी रहता है कि इतना बड़ा वीडियो जो है ना हम लोग को देख नहीं पाते हैं एक बार, क्योंकि क्या होता है कि गांव में जो है नेट की समस्या थोड़ा सा ज़्यादा है, 1-1.5 GB नेट मिलता है। अब बच्चे लोग अगर शॉर्ट वीडियो देखना शुरू कर देते हैं तो सारा नेट चला जाता है, पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो जो है 1 घंटे से कम की बने। तो देखिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से भारत के संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से क्या क्या लिया गया, यानी संविधान जो है भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत देखेंगे। उसके बाद फाइनली जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विशेषता थोड़ा सा देख लेंगे, भारत के संविधान क्या क्या विशेषता है, तब हम लोग एक एक करके जो है भाग में बांटेंगे। कितने भागों में संविधान को बांटा गया अभी तुरंत हम बताए थे, 22 भागों में बांटा गया। सब भाग देख लेंगे, अनुसूची देख लेंगे। उसके बाद भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, इसी क्रम से हम लोग पढ़ते हुए चल जाएंगे और इस प्रकार से हमारा संविधान क्या हो गया पूरी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपने आसपास जो है लोगों से जो है मिलजुल कर रहिए, ठीक है। अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाइए कि आपके साथ महिलाएं जो है गर्वान्वित महसूस करें, सुरक्षित महसूस